अभी तक हमने देखा था करंट अफेयर्स जो कि अपने आप में ही पूरा एक डिटेल्ड डिस्कशन हो गया था। अब हम देखेंगे इन जो हमारी सेकंड लाइन है सिलेबस की, दैट इज़ हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट। ओके, तो मतलब इतने सारे क्वेश्चन आते हैं भाई, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सिर्फ एक लाइन में सिमटा रखा है, तो इसको हम डिकोड करेंगे अब। बट बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, थोड़ा सा आपको अपने बारे में बता दूं। मैंने 2022 में यूपीएससी का इंटरव्यू दिया है। उसके अलावा मैंने 5 बार यूपीएससी प्रीलिम्स क्लियर करके मेंस के लिए अटेम्प्ट किया है और 3 बार स्टेट पीसीएस का प्रीलिम्स करके 3 बार मेंस दिया है। मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में असिस्टेंट मैनेजर होता था एसबीआई पीओ का एग्जाम क्लियर करके, और उससे पहले मैं जब एयर इंडिया गवर्नमेंट कंपनी होती थी तो वहां पे असिस्टेंट कंट्रोलर होता था। और यूपीएससी कोचिंग इंडस्ट्री में मुझे लगभग 9 साल का एक्सपीरियंस है डिफरेंट पोस्ट पे, जिसमें कि आंसर इवैल्यूएशन, कंटेंट क्रिएशन, क्वेश्चन पेपर सेटिंग, टीचिंग, मेंटोरशिप एटसेट्रा, इन सब का एक्सपीरियंस है। उसके अलावा मैंने स्टडी आईक्यू आईएएस में भी यूपीएससी मेंटोर की भूमिका में काम किया है। ये बाकी एग्जाम थे जो मैंने क्लियर किए हैं, आप इनको पॉज करके देख सकते हैं, ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। लेट्स मूव फॉरवर्ड। और इसको ब्रॉडली 2 पार्ट में डिवाइड करा जा सकता है, दैट इज हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट। तो हिस्ट्री ऑफ इंडिया यूपीएससी के हिसाब से, स्कूल कॉलेज के सिलेबस के हिसाब से 3 पार्ट होते हैं, एंशिएंट, मिडिवल एंड मॉडर्न इंडिया। बट अब तुम कहोगे ये क्यों बना रखा है मैंने हाईवे? तो जो इंडियन नेशनल मूवमेंट है ना, ये मॉडर्न इंडिया का ही पार्ट है। ओके, बट इसमें हम एक चीज और देखते हैं, जिसने भी यूपीएससी का सिलेबस पढ़ा होगा थोड़ा बहुत कभी भी, उसको ये पता होगा कि एक और टॉपिक होता है हमारा हिस्ट्री में जिसमें से क्वेश्चन आते हैं, और वो होता है हमारा आर्ट एंड कल्चर। बट इन 7 लाइनों में कहीं भी आर्ट एंड कल्चर हमको नहीं मेंशन्ड है। तो क्या करा जाए? तो इसका सिंपल सा एक ही रीजन है कि जो प्रीलिम्स का सिलेबस है उसमें यूपीएससी हिस्ट्री ऑफ इंडिया का ही पार्ट मानती है आर्ट एंड कल्चर को, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया। ओके, अब हम एक एक करके इन सबको डिकोड करेंगे, पोस्टमार्टम करेंगे जो अब तक हम कर रहे थे कि किसमें क्या इंक्लूडेड है। तो जिसमें हम सबसे पहले क्रोनोलॉजिकली स्टार्ट करेंगे एंशिएंट इंडिया से। ओके, चलो चलते हैं, शुरू करते हैं। एंशिएंट इंडिया में सबसे पहले आता है आपका प्री हिस्टोरिक टाइम्स, यानी कि प्री हिस्टोरिक यानी कि हिस्ट्री से पहले का समय। तो उस समय में जस्ट चलो, यस, तो उस समय में क्या होगा, हमें कोई रिटर्न प्रूफ नहीं मिलेंगे, हमें कोई वहां पे महल, स्तंभ, मूर्तियां वगैरह कुछ बने हुए नहीं मिलेंगे। बट फिर भी हम उस पीरियड को पढ़ते हैं, तो उसको हम कहते हैं प्री हिस्ट्री, जिसके बारे में हमको कोई भी आर्कियोलॉजिकल या लिटरेरी सोर्सेज अवेलेबल ना हो। ठीक है, तो हम देखेंगे कि सोर्सेज क्या होते हैं प्री हिस्ट्री के, यानी कि आदि मानव का काल है ये मेनली। ठीक है, तो इसके सोर्सेज क्या होते हैं? स्टोन टूल्स हो गए, गुफाओं में पेंटिंग होगी, ये सब चीज होती है। फिर ये 3 पार्ट्स में, 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है, जैसे कि पेलियोलिथिक यानी कि ओल्ड स्टोन एज, जब इंसान पत्थर से ही अपना गुजारा करता था, जितने भी टूल्स होते थे स्टोन के होते थे। मीसोलिथिक यानी मिडल स्टोन एज, जब वो स्टोन के टूल्स ये नहीं था कि हाँ सीधा पत्थर उठाया और मार दिया, वो उस पत्थर को तराश वराश के थोड़ा पैना कर लेता था। तो वो मिडल स्टोन एज थी, जब थोड़ा रिफाइनमेंट आना शुरू हो गया था। फिर तीसरा होता है आपका नियोलिथिक एज यानी कि न्यू स्टोन एज, जब वो उसको और बारीकी से रिफाइन करके बिल्कुल पैना बना के लकड़ी के आगे बांध के उसका भाला बना सकता था, वो आपकी न्यू स्टोन एज। फिर आती है चालकोलिथिक एज, अब इंसान को ना कॉपर बनाना आ गया, तो चालकोलिथिक एज यानी कि आपकी कॉपर एज या ब्रोंज एज। ओके, फिर उसमें मेजर चालकोलिथिक कल्चर्स यानी कि कहाँ-कहाँ पे ये सेटलमेंट्स हमको मिलती हैं, तो पाकिस्तान में नर्मदा रिवर के पास इन सब जगह पे ये मिलती हैं, साउथ इंडिया में भी मिलती हैं, वो हम देखेंगे। अर्ली आयरन एज, फिर इंसान को लोहा बनाना आ गया, पहले पत्थर से काम चलाता था, फिर तांबे पे आया, अब लोहे पे आ गया, तो वो भी हम देखेंगे कि उसमें क्या-क्या था। इन सब की साइट्स हमको कहाँ-कहाँ मिलती है, जहाँ से हमें इनके प्रूफ मिलते हैं, वो ज्योग्राफिकली इंडिया के मैप पे कहाँ-कहाँ है। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि हिस्ट्री स्टार्ट करने से पहले ये मस्ट है कि आप इंडियन ज्योग्राफी पढ़ो। ओके, अब दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज है, जिसको यूपीएससी की फेवरेट है, ऐसे मतलब मोदी मेलोनी हो रहा है बिल्कुल यूपीएससी और इंडस पहले सिविलाइजेशन, तो ये है आपकी आईवीसी, हड़प्पा कल्चर जिसको हम बोलते हैं। तो सबसे पहले हमको इसकी ज्योग्राफी पता होनी चाहिए कि ये कहाँ पे पाई जाती थी।
ओके, अभी रैंडमली किसी को नहीं पता भाई इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, इंडिया की बहुत ही थी, तो वो उस बता नहीं पाएगा कि कहाँ था। बट जिसने पढ़ रखा है उसको पता है कि ये नॉर्थ वेस्ट इंडिया और पाकिस्तान का एरिया था। हमको आर्कियोलॉजिकली यहाँ पे क्या मिला? देखो, हिस्टोरिकल प्रूफ में ये आर्कियोलॉजिकल प्रूफ होते हैं उस टाइम के इंसानों ने जो कंस्ट्रक्शंस की और जिनको आज हम खोद के निकाल के पढ़ रहे हैं, दैट इज आर्कियोलॉजी। तो वो क्या-क्या मिली है? हमको वहाँ के सिटीज़ मिले हैं, उसमें हम टाउन प्लानिंग देख रहे हैं कि गलियाँ कैसी होती थी, सड़कें कैसी होती थी, ठीक है? तो आर्कियोलॉजिस्ट भी खोद-खोद के ऐसे देख रहे हैं कि सीधी गली निकल रही है तो उसके बाद इंडस वैली की सोसाइटी और कल्चर कैसा होता था। तो ये चीज़ें जनरली हमें पता लगती हैं जब हमारे पास रिटन प्रूफ्स हों, ओके? बट क्योंकि हमारे पास यहाँ पे रिटन प्रूफ हैं बट हम उनको पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो हम उस टाइम की क्राफ्ट से, वहाँ का मतलब किस जो भी हमको आर्कियोलॉजिकल जो भी फाइंडिंग्स मिल रही है ना, उनसे हम इन चीज़ों का अंदाज़ा लगाते हैं। ओके, उस टाइम की इकोनॉमी कैसी थी? क्या वो लोग ट्रेड करते थे, एग्रीकल्चर करते थे, जानवर पालते थे? उस टाइम के बाँट-बट्टे, वेट्स एंड मेजर्स भी हमको मिल रहे हैं, तो ये सब चीज़ें हमको पढ़नी है। और फिर उसका डिक्लाइन क्यों हुआ, क्या-क्या थियरीज़ हैं उसकी, वो सब हमको इसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन में पढ़ना है और वहीं से आपके क्वेश्चन्स आते हैं, ठीक है? उसके बाद आता है आपका ऋग्वैदिक पीरियड, यानी कि हमारा वैदिक काल जिसको कहते हैं। तो ऋग्वैदिक पीरियड में आर्यन्स आते हैं, तो हमको कौन-कौन से सोर्सेज़ मिलते हैं? तो ऑब्वियसली यहाँ पे लिटरेरी सोर्सेज़ यानी कि किताबों वाले लिखित सोर्स हमको मिलते हैं। उनको हम रिकंस्ट्रक्ट करके वहाँ की सोसाइटी और कल्चर के बारे में पढ़ते हैं। कौन से ज्योग्राफिकल एरियाज़ थे जहाँ पे ये कल्चर प्रेडोमिनेंट था, जहाँ पे सबसे ज़्यादा सेटलमेंट्स पाई जाती थी, दैट इज़ नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, पाकिस्तान, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान के पार्ट्स, ईस्टर्न यूपी यहाँ तक हमको ये मेनली मिलते हैं। और इवन ऋग्वैदिक जो वो हैं श्लोक हैं, वहाँ पे भी हमें इन्हीं एरियाज़, इन्हीं नदियों और इन्हीं पहाड़ों का ज़्यादा ज़िक्र मिलता है। ओके, ऋग्वेद में सरस्वती नदी का ज़्यादा ज़िक्र है, गंगा और यमुना का 1 या 2 बार ही है। अब उसके बाद उस टाइम की जो सोसाइटी थी, वो पॉलिटिकली कैसे ऑर्गेनाइज़ थी कि राजा होता था, सभा होती थी, समिति होती थी, क्या होता था? पहले सभा समिति होती थी, लोग इकट्ठे होके डिसीजन लेते थे क्योंकि कम लोग थे, फिर धीरे-धीरे राजा बनने लग गए। उस टाइम की सोशल ऑर्गेनाइज़ेशन कैसी होती थी कि फैमिली में फादर या ग्रैंडफादर या ग्रेट ग्रैंडफादर का हुक्म चलता था, इस टाइप की चीज़ें। उस टाइम की इकोनॉमी कैसी होती थी, लोग ट्रेड करते थे, शायद नहीं करते थे, पास्टोरल थे, जानवर चराते थे, एग्रीकल्चर करते थे, इस टाइप की चीज़ें। देन रिलीजियस प्रैक्टिसेज़ और उस टाइम का कल्चर कैसा था, ये हमको यहाँ पे पढ़ना है। आप नोट नहीं भी करें तो चलेगा, ये सब मैं अपलोड कर दूँगा अपने टेलीग्राम चैनल पे। उसके बाद आती है लेटर वैदिक पीरियड, यानी कि इसमें क्या होता है कि पाकिस्तान और नॉर्थ इंडिया वाले पार्ट से ये लोग ट्रैवल करते-करते बंगाल तक पहुँच जाते हैं। ठीक है? यहाँ इस साइड से। तो ये जो सारा एरिया है ना इंडिया का, गंगा प्लेन्स जिसको कहते हैं, ठीक है? ये पूरा एरिया है, ये इसका ज्योग्राफिकल एक्सटेंट है, एरिया ऑफ सेटलमेंट है, तो इसको हमें पढ़ना है। बाद के वेदों में इन नदियों के नाम भी हमको ज़्यादा मिलते हैं। पॉलिटिकल सिस्टम कैसे इवॉल्व हुआ कि पहले तो सभा और समिति होती थी, लोग आपस में डिसीजन लेते थे, फिर किस तरह से राजा वगैरह आने लग गए, वर्णा सिस्टम डेवलप हुआ, फिर अगेन वही चीज़ें इकोनॉमी, रिलीजियस प्रैक्टिस, कल्चर जो पिछले में पढ़ा था, वही हमको यहाँ देखना है। फिर हमको 2 मेजर रिलिजन्स बुद्धिज्म और जैनिज्म और उनके जो फाउंडर्स थे यानी कि भगवान महावीर और भगवान बुद्ध, इनके बारे में पढ़ना है। वैसे तो ये टॉपिक आर्ट एंड कल्चर का है, क्या आपको दिख रहा है ये? हाँ, वैसे तो ये टॉपिक आर्ट एंड कल्चर का है बट यहाँ भी पढ़ना है, उनकी टीचिंग्स पढ़नी है हमें, किस तरह से उनका जो सेक्ट्स थे वो ऑर्गनाइज़्ड थे, क्या-क्या लिटरेचर थी उनकी, उनके कौन-कौन से इम्पोर्टेंट काउंसिल हुए, जैसे बुद्धिस्ट काउंसिल हम पढ़ते हैं 1 2 3, कहाँ तक उनका स्प्रेड था रिलिजन्स का और कौन-कौन राजा थे जो उनको सपोर्ट करते थे, ओके? और क्यों डिक्लाइन हुआ, ये सब चीज़ें हमको यहाँ पे देखनी है। फिर आता है महाजनपद का टाइम, यानी कि बड़ी-बड़ी हमारी जो किंगडम्स थी वो उभर के आई। तो उनमें कुछ थे रिपब्लिक, यानी कि लोग राजा या प्रेसिडेंट टाइप चुनते थे और कुछ थी मोनार्कीज़ जहाँ पे राजा होते थे।
ये टोटल 16 थे, तो इनकी ज्योग्राफिकल लोकेशन पे क्वेश्चन आ जाते हैं 2014 से लेके और अब तक 2-3 बार क्वेश्चन मुझे याद है अवंतिका वाला या अवंती वाला ही क्वेश्चन 2 बार आ चुका है। विराटनगर जो जयपुर वगैरह को बोलते थे उसका भी आ चुका है। मगध सबसे इम्पोर्टेंट है तो इसके डायनेस्टीज़ वगैरह हमको पता होनी चाहिए, हर्यंक, शिशुनाग और ये सब इसके बारे में क्वेश्चन्स आ जाते हैं। फिर इसके बाद हुआ कि हमारे नॉर्थ वेस्ट इंडिया पे ईरान की तरफ से यानी पर्शिया की तरफ से अटैक होने शुरू हुए। फिर ग्रीस के अटैक हुए अलेक्जेंडर के, तो वो उनके बारे में हमें पढ़ना है, पता होना चाहिए। उस टाइम की सोसाइटी, इकोनॉमी और ये अर्बन सेंटर्स क्यों डेवलप हुए, एकदम गाँव से अर्बन सेंटर्स कैसे आ गए, तो क्या ट्रेड बढ़ा इसलिए हुए? उस टाइम का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था? ये सब हमको इस पीरियड में पढ़ना है। इसके बाद आता है हमारा मौर्यन एम्पायर यानी कि जिसमें सबसे फेमस किंग है सम्राट अशोक। तो उसके सोर्सेस क्या हैं? क्या इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं हमको, जगह-जगह शिलालेख मिलते हैं, कौन-सी साइट्स पे मिलते हैं? अगर कोई किताबें हैं तो क्या हैं? जैसे अर्थशास्त्र में मिलता है। उसके अलावा बुद्धिस्ट जातक जो कहानियाँ होती हैं, जातका स्टोरीज़ जिसको इंग्लिश में लिखा होता है, वहाँ से बहुत प्रूफ मिलता है। मौर्यंस में कौन-कौन रूलर थे, उनकी पॉलिटिकल हिस्ट्री क्या थी, उन्होंने कहाँ-कहाँ अटैक किया, ये सब चीज़ें हमको देखनी है। तो चंद्रगुप्त मौर्य से शुरू होके अशोक और उसके बाद के। मेगास्थनीज एक ग्रीक स्कॉलर थे जो जिन्होंने मौर्य एम्पायर के बारे में बहुत डिटेल्ड अपना एक वो छोड़ा है, तो वो हमको उसके बारे में भी पता होना चाहिए। फिर आता है सम्राट अशोक, अशोक के बारे में हमको बहुत डिटेल में पढ़ना है, ओके? क्योंकि काफ़ी चीज़ें की थी, सोशल वर्क भी किया था, अटैक्स भी किए थे, एक तरह से बुद्धिज़्म को अपना के काफ़ी सारे उन्होंने इंस्क्रिप्शंस और साइट्स, पिलर्स इवन हमारा जो अशोक स्तंभ है, जो हमारा शेर वाला पिलर है, वो भी सम्राट अशोक का ही बनाया हुआ है, तो ये सब चीज़ें हमको देखनी है। फॉरेन रिलेशंस देखने हैं कि कैसे-कैसे उन्होंने धर्म के प्रचार में श्रीलंका तक अपने बेटे को भेजा, ये सब चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। और इसके बाद मौर्यंस का डिक्लाइन क्यों हुआ, ये भी हमको पता होना चाहिए। ओके, आगे चलें? हाँ, ओके। सो मूविंग ऑन, नेक्स्ट हमको पढ़ना है अब जब सम्राट अशोक की मृत्यु होगी तो उसके बाद सम्राट अशोक के बाद जितने भी मौर्यन रूलर्स आए ना, वो संभाल नहीं पाए बिकॉज़ धर्म के कामों में जो वो राजकोष था वो भी खाली हो गया था, बहुत ज़्यादा पैसिफिज़्म और ये सब चीज़ें थी। बट पोस्ट मौर्यन इंडिया कैसा था? तो सातवाहन किंगडम आई वो पता रखना है, शुंग और कण्वा आए वो भी पता लगना है, शाका, कुषाण और कनिष्क। तो कनिष्क भी बहुत इंपॉर्टेंट रूलर हैं, शायद 3rd या 4th बुद्धिस्ट काउंसिल इन्होंने करवाया था। बाहर के रूलर थे। इन्होंने फिर शायद वैष्णव धर्म अपना लिया था। तो उस टाइम की सोसाइटीज़ कैसे जातियाँ वर्ण जातियों में बदल जाते हैं, ये सब चीज़ें हमको पोस्ट मॉडर्न इंडिया में पढ़नी है। फिर आता है बहुत इम्पोर्टेंट टाइम जिसे गोल्डन एज ऑफ इंडिया कहा जाता है, गुप्ता पीरियड, गुप्त काल जिसे हिंदी में कहते हैं। तो कहाँ से पढ़ने को मिलता है गुप्त काल के बारे में? कौन-कौन रूलर थे, उनकी पॉलिटिकल हिस्ट्री, उनकी क्रोनोलॉजी पहले कौन आया, बाद में कौन आया? उनके टाइम पे कौन-कौन से फॉरेन ट्रैवलर आए जैसे फाहियान आए थे। उन लोगों की एडमिनिस्ट्रेशन कैसी होती थी? किंग के नीचे कौन ऑफिसर है, उनकी क्या ड्यूटी है, ये सब। उस टाइम में और इम्पोर्टेंट कौन-कौन सी किंगडम्स थी जो उनके अंडर थी या उनके आस-पास थी, वो पढ़ना है। उस टाइम की सोसाइटी कैसी थी, रिलिजन, कल्चर ये तो हर एक में ही पढ़ना है आपको। फिर अर्बन सेंटर्स बहुत डेवलप हो चुके थे गुप्ता पीरियड में तो क्यों हुए थे? इकोनॉमी कैसी थी? ट्रेड बेस्ड थी, एग्रीकल्चर बेस्ड थी, कैसी थी? साइंस एंड टेक्नोलॉजी में उस टाइम में बहुत डेवलपमेंट हुआ था, तो ये भी हमको पढ़ना है। लिटरेचर यानी कि संस्कृत लिटरेचर शायद महर्षि पाणिनि ने हिंदी ग्रामर उस टाइम पे दी थी, संस्कृत ग्रामर, ये सब चीज़ें हमको पढ़नी है, बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके और लेटर गुप्ताज़ में हमें शायद स्कंदगुप्त और इस तरह से ये पढ़ना है, मुझे अच्छे से ध्यान नहीं है अभी, पढ़ेंगे तब पता लगेगा। तो ये गुप्ता पीरियड है। गुप्ता पीरियड के बाद एक तरह से वो आ जाता है, हून अटैक होते हैं, तो थोड़ा इंडियन हिस्ट्री में एक बिखराव-सा पीरियड आ जाता है, बट उसके बाद आता है हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन जो किंग थे, उनकी मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट, उन्होंने बुद्धिज़्म को कैसे सपोर्ट किया, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन कैसी थी, उनके टाइम में सोसाइटी एंड कल्चर कैसी थी और इकोनॉमी कैसी थी, ये हमको पढ़ना है।
एनसीईआरटी से सब हो जाएगा। और फिर साउथ इंडिया पे हम ध्यान देंगे तो ये यूपीएससी का बहुत फेवरेट टॉपिक है, संगम पीरियड। ओके, और इसमें खास करके संगम लिटरेचर, इस पे क्वेश्चंस आते हैं। कौन सी डायनेस्टीज थी? तो ये सम्राट अशोक के टाइम से चली आ रही है, चेरा, चोला और पांड्या। इनके लोकेशन याद रखनी है। एक केरला की टाइप तरफ थे जो वो चेरा थे, चोल जो थे वो तमिलनाडु के आसपास थे और पांड्यास थे वो थोड़ा नॉर्थ में थे इनसे। उस टाइम की पॉलिटी कैसी होती थी? सोसाइटी, कल्चर, अगेन सेम चीजें, इकोनॉमी, फॉरेन डायनेस्टीज, ओके, और कॉमर्स। उस टाइम पे ट्रेड होता था और वो बाहर, क्योंकि समुंदर के पास थे तो ऑब्वियसली ये लोग ट्रेड करते थे। और उस टाइम पे कौन-कौन से स्कूल ऑफ आर्ट, ये आर्ट एंड कल्चर का पार्ट है। तो क्या आपको एंशिएंट हिस्ट्री की थोड़ी क्रोनोलॉजी समझ आ गई और किस तरह से क्वेश्चन आएंगे? ओके, अब हम इंडियन हिस्ट्री में ही देखेंगे। ओके, मिडीवल इंडिया। ओके, तो मिडीवल इंडिया यानी कि मध्यकालीन भारत। मध्य ऐसा नहीं है कि कोई अलग पीरियड है, बस डिवाइड कर रखा है जहाँ पे एंशिएंट से आगे ये शुरू हो जाता है। ओके, जस्ट अ सेकंड। वीडियो अच्छा लगा तो आई विल अर्ज यू कि आप मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। टेलीग्राम पे भी सेम नाम से मेरा चैनल है, उसको भी फॉलो करें, अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करें, क्योंकि अभी सिर्फ आपका फॉलो ही मेरी कमाई है। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। यू आर वॉचिंग द अंडरडॉग्स आचार्य।